आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रादर्श प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप बने रहें। निश्चित रूप से इस वीडियो से आप सभी को फ़ायदा होगा। यहाँ से कई प्रश्न आपके एनुअल एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सामान्य निर्देश, इसे भी आप लोग पढ़ लें। इसके अनुसार उत्तर लिखने का प्रयास करें। शब्द सीमा पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न 1 है, देखिए प्रश्न 1 वैकल्पिक उत्तर। तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर पर 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न देखिए, बालारुण शब्द का सही अर्थ है। बालारुण शब्द का सही अर्थ, 4 ऑप्शन है। आप भी अपना आकलन कर सकते हैं। देखिए कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर है उगता हुआ सूरज। ठीक है। प्रश्न 2, कनाद कौन थे। तो कनाद कौन थे? कनाद एक ऋषि थे। तीसरा प्रश्न देखिए, माटी वाली गद्य की कौन सी विधा है। तो माटी वाली गद्य की कहानी विधा है, याद रखेंगे। प्रश्न 4, दुब्बर बर दू आषाढ़ का अर्थ है। 4 ऑप्शन यहाँ भी है। इसका सही उत्तर होगा गरीब पर दोहरा आर्थिक भार पड़ना। यहाँ पर भर पड़ना है, इसको आप सुधार ले, प्रिंट मिस्टेक है। तो गरीब पर दोहरा आर्थिक भार पड़ना, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न 5 है, ठूंठ का पेड़ प्रतीक है। तो ठूंठ का पेड़ किसका प्रतीक है? देखिए इसका सही उत्तर है जड़ता। ठूंठ का पेड़ जड़ता का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न खाली स्थान। प्रश्न 1, जेब कतरे को लेखक के जेब से कुल खाली स्थान रुपये मिले। तो इस पाठ को हम पढ़े नहीं है, लेकिन जेब कतरे को लेखक के जेब से कुल 9 रुपये मिले थे। ठीक है। लेकिन जेब कतरा जो है लेखक के माँ के पास कुल 50 रुपये भेजता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। 9 रुपये में 41 रुपये मिलाता है जेब कतरा, और उनके माँ के पास, लेखक के माँ के पास कुल 50 रुपये भेजता है। तो ये आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जेब कतरे को लेखक के जेब से कुल कितना रुपये मिला था? 9 रुपये मिला था, लेकिन भेजता है तो वो 41 रुपये मिलाकर कुल 50 रुपये भेजता है। ठीक। प्रश्न 2, घीसा ने अपने गुरु साहब को उपहार में खाली स्थान दिया। तो घीसा पाठ भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या दिया उपहार में? तरबूज। प्रश्न 3 देखिए, विजन का शाब्दिक अर्थ। तो विजन मतलब बिना जन के, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा निर्जन। विजन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? निर्जन। प्रश्न 4, हठीली अलसी में खाली स्थान अलंकार है। तो हठीली अलसी का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। जिस प्रकार से मानव में हठ की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर अलसी को चित्रित किया गया है, मानव के समान कार्य करते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 5, वीर नारायण सिंह खाली स्थान के जमींदार थे। तो ये जानते हैं आप लोग, वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कस्सा, उचित संबंध जोड़िए। तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग जोड़ सकते हैं। अपनी अपनी बीमारी। तो अपनी अपनी बीमारी को हम किससे मिला सकते हैं? किसकी रचना है? देखिए हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई से मिलाइए। आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग जितने भी हिंदी में पाठ है उसके लेखक या कवि कौन है,
ये आप लोग याद रखें, आपको इससे फायदा होगा। और उसी प्रकार से यह पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है ये भी जानना जरूरी है। ये 2 चीज़ रखेंगे तो आपको 2-3 नंबर आपको मुफ्त में मिलने वाला है, ठीक है। मधुलिका को हम किससे मिला सकते हैं? तो मधुलिका पुरस्कार कहानी है ना। ये पाठ इस बार आपके कोर्स में नहीं है तो यहाँ से मिलाएंगे। पंडवानी, तो पंडवानी को हम मिलाएंगे तीजन बाई, पंडवानी गायिका है तीजन बाई। और बरवै छंद, बरवै छंद क्या है? ये अर्ध सममात्री छंद है। जीवन और यौवन का कवि, तो जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है आरसी प्रसाद सिंह को। बच्चों इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इस बार कोर्स में नहीं है, लेकिन शायद ये जो सैंपल पेपर है बहुत पहले से तैयार किया गया रहा होगा, इसलिए इसमें कुछ पुराने कोर्स के अनुसार भी प्रश्न है। तो उन प्रश्नों को आप नज़रअंदाज करें, इस वर्ष के लिए वे प्रश्न इस साल परीक्षा में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर हम नज़र डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है? तो विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है? इसका उत्तर लिख सकते हैं आप लोग, विंध्य और सतपुड़ा का समवेत विग्रह बड़ा ही सुदर्शन और मनोहारी है। ये पाठ आप लोग पढ़े हैं। इसे मैकाल कहते हैं। मैकाल पर्वत की दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं भुजा सतपुड़ा है। हम दोनों पर्वतों के बीच, इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा प्रवाहित होती है। विंध्याचल और सतपुड़ा अपनी विराटता से भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। इसका उत्तर आप लोग अपने कॉपी में लिखे हैं, नोट्स आप लोग तैयार किए हैं, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या 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 होता है? जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये पाठ भी आप लोग पढ़े हैं, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो धरती हिलने लगती है, तूफान आने लगते हैं, अर्थात परिवर्तन की आंधी चलती है। प्रश्न 4, लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। तो शब्द शक्ति भी हम पढ़े हैं, 2-3 वीडियो है शब्द शक्ति से संबंधित, तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं आप लोग पढ़ें। और लक्षणा शब्द शक्ति, तो शब्द के जिस अर्थ से सामान्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अर्थ का बोध होता है तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होता है। लक्षण बताने वाले अर्थ प्रकट होता है तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होता है। जैसे कि उदाहरण लिख सकते हैं, रामू शेर है ना। तो रामू सही में शेर है क्या? नहीं। रामू की जो विशेषता है, उसके गुण है, उसके लक्षण शेर के समान है। जैसे शेर साहसी होता है, साहस होता है, निडर होता है, वैसा रामू का लक्षण है। तो इसका उदाहरण लिख सकते हैं हम, रामू शेर है, ठीक है। ये उदाहरण है, और भी अनेक उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, कविता में अतिथियों और चिड़ियों में 2 समानताएं लिखिए। तो कविता आप लोग पढ़े हैं, अतिथियों और चिड़ियों में 2 समानता आपको लिखना है। तो क्या क्या समानता पाते हैं आप लोग? तो जैसे हम अतिथियों को बुलाने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं, है ना, उनको कार्ड देते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं, वैसे ही चिड़ियों को बुलाने के लिए लेखक क्या करता है? उनको भी चिड़ियों को आमंत्रित करता है। अपने घर के दरवाजे के पास वो धान की बालियां रखता है, घर के अंदर आईना रखता है ताकि चिड़िया दाना चुगने के लिए आए और दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख करके खुश होकर चिड़िया वहाँ रहने लग जाए। इसलिए इस प्रकार से लेखक उपाय करता है। तो ये दोनों की समानताएं हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, जैसे अतिथि कोई कार्यक्रम में हमारे घर में आते हैं, वैसे ही चिड़िया लेखक के घर में आते हैं और उसके बाद वो दाना चुग करके चले जाते हैं। तो जैसे घर वीरान पड़ जाता है, उसी प्रकार से लेखक का घर भी
वीरान पड़ जाता है। अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं और आप लोग जो नोट्स तैयार किए हैं उसके अनुसार इसका उत्तर लिखें। ठीक है, आपका उत्तर अलग हो सकता है, शब्द अलग हो सकता है, लेकिन भाव एक रहना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं। प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर दिया है, सममार्गी शाखा के दो कवि के नाम व उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। तो सममार्गी शाखा हिंदी साहित्य में नहीं है, ये ज्ञान मार्गी शाखा हो सकता है। प्रिंट मिस्टेक मुझे लग रहा है ना। तो ज्ञान मार्गी शाखा हो सकता है, प्रेम मार्गी शाखा हो सकता है। ये प्रश्न गलत है, सममार्गी शाखा हिंदी साहित्य में नहीं है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के दो कवि मान लो है तो लिख सकते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि आप लिख सकते हैं कबीर दास जी, और हैं कवि दादू दयाल, आपके कोर्स में जो है रैदास भी ज्ञान मार्ग शाखा कवि हैं, उनकी एक एक रचना आप लिख सकते हैं। ठीक, कबीर दास की रचना बीजक लिख सकते हैं और दादू दयाल की रचना तो है आपके कोर्स में, रैदास के पद लिख सकते हैं रैदास में। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 भी इस बार आपके कोर्स में नहीं है, कोविड-19 की वजह से ये भी आपके कोर्स से हट गया है, इसे भी ना पढ़ें। प्रश्न क्रमांक 9 भी दादू दयाल वाला पाठ है, इसे भी ना पढ़ें। और प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास आपके कोर्स में है, तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद और हिंदी साहित्य के जितने भी कोर्स पाठ हैं उन सभी को आपको पढ़ना होगा, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं लिख सकते हैं। प्रगतिवाद देखिए किसे कहते हैं, तो ये प्रगतिवाद ऐसा वाद है जिसमें गरीबों के प्रति सहानुभूति की भावना और पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश की भावना व्यक्त किया गया इस काल में, इस वाद में ये प्रमुख विशेषता है। तो और विशेषता रख सकते हैं यथार्थ का चित्रण, इस काल के इस वाद के जो कवि हुए, जो यथार्थ घटना है समाज में, देश में, उसका वर्णन किए। और शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति करुणा की भावना, रूढ़िवाद का विरोध, नारी मुक्ति का स्वर, ठीक है, व्यक्तिवाद के विरुद्ध विद्रोह, खूनी क्रांति में विश्वास, ये सभी विशेषता आप लिख सकते हैं प्रगतिवाद की। हिंदी साहित्य के इतिहास आप लोग पढ़ें, वहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, वर्तमान में मजदूरों की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो मजदूर, मैं मजदूर हूँ पाठ ये भी इस बार आपके कोर्स में नहीं है, हालांकि इसके आप उत्तर लिख सकते हैं। और इसी का अथवा है, परसाई जी ने टैक्स को बीमारी क्यों कहा है, तो ये पार्ट आपके कोर्स में है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, देखिए परसाई जी ने टैक्स लिखा है, तो परसाई जी ने अलग अलग कर लेना, टैक्स को बीमारी क्यों कहा है, वे इसे क्यों अपनाना चाहते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। आप लोग नोट्स तैयार किए हैं, जिस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, जो आसान है, जिसमें आपको कठिनाई होगी जिन प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए, उससे मैं ज़्यादा हिंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न 12 भी लिख सकते हैं, आपके कोर्स से संबंधित है। जीवन का झरना पाठ है, ये सभी प्रश्न उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न देखिए किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, और उसे आप अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास करें, तैयारी करें। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। केवल व्याख्या कीजिए, अभी 2-3 साल से बोर्ड में केवल व्याख्या करने के लिए आ रहा है, संदर्भ प्रसंग नहीं आ रहा है। फिर भी आपको संदर्भ प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना चाहिए, लिखें आप। तो ये बादल को घिरते देखा है, बाबा नागार्जुन की रचना है ना, ये इसका भी आप व्याख्या तो लिखे ही हैं कापी में, तो इसे आप तैयार करें। दोनों अथवा ये दोनों पर जो है बादल को घिरते देखा है वहाँ से है, और बाबा नागार्जुन इसके कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 15, ये गद्यांश है, और ये दोनों गद्यांश आपके कोर्स में इस बार नहीं है। ये जो पाठ है गोधुली पाठ, ठीक है, और मैं लेखक कैसे बना, है ना, ये जो पाठ है, ये दोनों पाठ नहीं है आपके कोर्स में इस बार, तो दूसरे पाठ के गद्यांश की तैयारी करें। प्रश्न क्रमांक 16, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो पत्र लेखन में आपको किसे पत्र लिखना है और पत्र लेखन का विषय क्या है, ये दो चीज़ आपको ध्यान देना है, तभी आप ठीक से पत्र लेखन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसे लिखना है, जिलाधिकारी, जिलाधिकारी मतलब जिलाधीश, कलेक्टर को पत्र लिखना है।
तो शुरुआत ही आप करेंगे प्रति जिलाधिकारी या प्रति जिलाधीश, जिला राजनांदगांव आप जिस जिले के हैं लिख सकते हैं। ठीक है, विषय में क्या दर्शाएंगे, पौधों के अनियंत्रित कटाव को रोकने के संबंध में, ये विषय लिख सकते हैं। बाकी का प्रारूप तो आपको पता ही है। और अथवा है आपका नाम अंकुर शर्मा है, अपने मित्र दीपक को उसके अनुत्तीर्ण हो जाने पर संवेदना प्रकट करते हुए एक प्रेरक पत्र लिखिए जिससे वह इस बार अच्छी तैयारी के साथ उत्साहपूर्वक परीक्षा में बैठें। तो ये पारिवारिक पत्र का नमूना भी आपको मालूम है किस प्रकार से लिखना है, इसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 है अपठित गद्यांश, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से मुफ्त का नंबर है। सबका उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर अपठित गद्यांश में ही होता है। ठीक है, तो अपठित गद्यांश को बच्चों आपको 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना होगा, आपको पढ़ना चाहिए। और क्या कहा जा रहा है, किस विषय पर फोकस किया जा रहा है, ये आपको ध्यान से पढ़ करके समझना है, तो आप सभी प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हैं। ये अपठित गद्यांश बहुत ही सरल है, मैं पढ़ रहा था, आप खुद इन सभी प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हैं। तो व्यक्ति को आकर्षक कौन बनाता है, शुरू में ही दिया है पर यहाँ पर देखिए, बातचीत करने की कला, उसकी सूझबूझ और वाक्पटुता व्यक्ति की शोभा है जो उसे आकर्षक बनाती है। सभी प्रश्नों का उत्तर है, आपको किसी भी प्रश्न में असुविधा नहीं होगी, आप सभी प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हैं। बस इसको एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ें। ठीक है, और परीक्षा में भी आपको 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है, तो कोई भी दिक्कत आपको अपठित गद्यांश में नहीं होगी। ये बहुत आसान है, और कोई दूसरे गद्यांश होता तो मैं पूरा बताता, उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 अंतिम, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो ये निबंध के विषय है, आप कम से कम 4-5 निबंध तैयार करें रूपरेखा के साथ पॉइंट्स बना करके, ताकि पूरे नंबर आपको मिल सके। पूरे 8 नंबर का रहता है, 8 में 8 नंबर है, जितना भी नंबर है वो पूरा आपको मिल सके। 250 शब्द लिखना है, तो कम से कम आपका ये 3 पेज तो होना ही चाहिए, तब 250 शब्द होगा। ठीक है, तो 3 पेज से कम ना लिखे, 3-3.5 पेज लिखेंगे तब आपको ये पूरे नंबर मिल सकते हैं। और रूपरेखा के साथ आप लोग निबंध लिखें। तो ठीक है बच्चों, ये आज हम प्रादर्श प्रश्न पत्र 1 का अध्ययन किए हैं, अभ्यास किए हैं। ऐसे ही और भी प्रश्न पत्रों का हम अभ्यास करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझें, सुने। और अभी तक जो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाऊंगा। और परीक्षा की तैयारी अब इसके बाद हम कराएंगे, क्योंकि कोर्स समापन की ओर है। तो परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्नों के आने की संभावना है, हम तैयारी करेंगे। धन्यवाद।